क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर 12 है साउंड अर्थात ध्वनि। तो इसके अभ्यास के प्रश्न जितने भी दिए गए हैं सभी को हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या है पहला प्रश्न, ध्वनि क्या है, साउंड क्या है और ये कैसे उत्पन्न होती है। काफ़ी आसान सवाल है, आइए इसको हल करते हैं। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। ध्वनि तभी उत्पन्न होती है जब कोई वस्तु कंपन अर्थात वाइब्रेट करती है, जैसे सितार के तार। ठीक है, तो कोई भी आप ध्वनि सुनते हैं वो कंपन द्वारा ही उत्पन्न होती है। तो क्या समझ में आया, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है और ये कंपन द्वारा यानी वाइब्रेट द्वारा उत्पन्न होती है। तो ये पहला प्रश्न समाप्त हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, एक चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए कि ध्वनि के स्रोत के निकट वायु में संपीड़न तथा विरलन कैसे उत्पन्न होती है। ठीक है, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो आइए हम चित्र के माध्यम से इसको दर्शाते हैं। हमें ये चित्र बनाना है। यहाँ पे कंपित वस्तु है, ठीक है, और इस कंपित वस्तु के कारण कंपन जो है बीच में क्या है, ये वायु माध्यम है। ठीक है, तो ये क्या है, संपीड़न विरलन, संपीड़न और विरलन। ठीक है, तो वायु के कण जो क्या है वो कंपित होते हैं, ठीक है, ध्वनि द्वारा। तो ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, ये चित्र बनाना है और ये आपको लिखना भी है। जब कोई कंपमान जो वस्तु होती है आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने की वायु को धक्का देकर क्या करती है, संपीड़ित करती है और इस प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक, यहाँ पे इस क्षेत्र को संपीड़न कहते हैं। ये कैसे उत्पन्न होता है, ये कंपित वस्तु से उसके आसपास की वायु कंपित हो जाती है तो उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे संपीड़न कहते हैं, कंप्रेशन कहते हैं। ठीक है, चित्र 12.5। अब इसके बाद यह संपीड़न कंपमान वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता है। ठीक है, आगे की ओर ऐसे गति करता है तो यहाँ पे पहुँच जाता है। जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो ये निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी पीछे वाला क्षेत्र, और इसे विरलन कहा जाता है, ये वाला। ठीक है, जब वस्तु कंपन करती है अर्थात आगे और पीछे तेजी से गति करती है तो वायु में संपीड़न और विरलन की एक श्रेणी बन जाता है, यानी ये लगातार होते रहता है। यही संपीड़न और विरलन ध्वनि तरंग बनाते हैं जो माध्यम से होकर संचरित होती है, यानी ध्वनि तरंग को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया, संपीड़न कैसे उत्पन्न होता है और किस तरीके से ध्वनि आगे बढ़ती है। ठीक है, तो ये समाप्त हो जाता है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 3, किस प्रयोग से यह दर्शाया जा सकता है, किस प्रयोग से यह दर्शाया जा सकता है कि ध्वनि संचरण के लिए ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान गमन करने के लिए एक द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी हमें ये बताना है कि ध्वनि को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या निवार्त में भी ध्वनि गमन कर सकती हैं? तो आइए इसको प्रयोग द्वारा हम लोग दर्शाते। हम प्रयोग में लिखेंगे कौन सा, ये बेल जार का प्रयोग। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये बात लिखते हुए आपको यहाँ से प्रारंभ करना है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और इसे संचरण के लिए किसी माध्यम जैसे वायु, जल, स्टील आदि की आवश्यकता होती है। यह निवार्त में होकर नहीं गमन कर सकती है। इसे निम्न प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। आपको प्रयोग लिखना है और डैश देना है। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। एक विद्युत घंटी और एक कांच का वायुरुद्ध बेल जार लीजिए। तो ये रहा। ठीक है, ये क्या है, ये वायुरुद्ध बेल जार है और ये विद्युत घंटी है। इसके अंदर डाल दिया गया। और कौन कौन सी सामग्री चाहिए, बेल जार को चित्र 12.6 की भांति एक निवार पंप से जोड़िए। घंटी के स्विच को दबाने पर आप उसकी ध्वनि सुन सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक निवार पंप है। निवार पंप का मतलब है कि ये वायु के अंदर सारी हवा को निकालकर निवार्त की स्थिति उत्पन्न कर देता है। ठीक है, इसमें हवा नहीं रह पाती है। तो डालकर हम जब स्विच को ऑन करते हैं ये सुनाई पड़ती है। कब सुनाई पड़ती है, जब इसके अंदर वायु उपस्थित हो तब सुनाई पड़ती है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब निवार पंप को चलाइए। ठीक है, जब बेल जार की वायु धीरे धीरे बाहर निकलती है तो घंटी की ध्वनि धीमे धीमे कम हो जाती है। यद्यपि इसमें पहले जैसी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि जब बेल जार में बहुत कम वायु रह जाती है तब आपको बहुत धीमी ध्वनि सुनाई पड़ती है। यदि बेल जार में समस्त वायु निकाल दी जाए तो क्या होगा, क्या आप घंटी को सुन पाएंगे? ये नहीं सुन पाएंगे। तो आपको यहाँ से फिर लिखना है, अगर हम सारी हवा को निकाल दें तो निवार्त की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और हम ध्वनि नहीं सुन सकते हैं। और इससे ये प्रमाणित होता है कि ध्वनि संचरण के लिए एक माध्यम होना
यानी माध्यम की आवश्यकता होती है, ये प्रमाणित हो जाता है और ये आपको पिक्चर बना लेना है। इसके पश्चात चौथा प्रश्न क्या है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य क्यों होती है, क्यों इसे अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है, उसका कारण बताना है। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, जब माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग संचरण के दिशा के समानांतर हो तो उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंग संपीड़न सी और विरलन आर के रूप में संचरित होती है तथा माध्यम वायु के कण आगे पीछे तरंगों को संचरण की दिशा में समानांतर गति करते हैं, अतः ध्वनि तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या समझ में आया कि ध्वनि के कणों का विस्थापन यानी तथा संचरण कैसे होता है, वो तरंग के समानांतर होता है संपीड़न और विरलन के रूप में, इसी कारण इसे अनुदैर्ध्य तरंग। पांचवा देखिए, ध्वनि का कौन सा अभिलक्षण किसी अन्य अंधेरे कमरे में बैठे आपके मित्र की आवाज़ पहचानने में आपकी सहायता करता है। तो आपको लिखना है, तो आप इस प्रश्न का मतलब क्या समझ में आया, यानी ध्वनि का कौन सा गुण है जिससे आप अंधेरे कमरे में भी अपने मित्र की आवाज़ को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो वो कहलाता है ध्वनि की गुणवत्ता यानी ट्यूमर। यह अभिलक्षण है जो हमें समान तारतम्य एवं प्रबलता की दो ध्वनि में अंतर करने में सहायता करता है। कौन सी ध्वनि पतली है, कौन सी मोटी है। तो तारतम्य का मतलब क्या होता है, जितना ज़्यादा आवृत्ति होगी, हर्ट्ज होगा, वो ध्वनि उतनी ही तारतम्य होगी, पतली होगी। ठीक है, तो ध्वनि की गुणवत्ता में तारतम्य आता है और ध्वनि की प्रबलता आती है। तो तारतम्य में क्या होता है, जितना ज़्यादा हर्ट्ज होगा 1 सेकंड में। ठीक है, तो ये देखिए 1 सेकंड में कितनी आवृत्ति है, ये 8 है और 1 सेकंड में 2 है। तो ये इसका तारतम्य कम होगा और इसका तारतम्य ज़्यादा होगा। तो अंधेरे कमरे में भी हम इससे पहचान सकते हैं। तो अंधेरे कमरे में भी हम इस तारतम्य की मदद से पहचान सकते हैं, यानी ये ध्वनि की गुणवत्ता में आती है। और दूसरा होता है आयाम। ज़्यादा आयाम देखिए, तो यहाँ से मेन बिंदु से जितनी ऊंचाई ज़्यादा होगी तो यह आयाम ज़्यादा होगा, तो ये ऊंची ध्वनि हो जाएगी। आयाम कम है तो ये मृदु ध्वनि हो जाएगी। तो ये दोनों गुण जो है तारतम्य और प्रबलता, ये ध्वनि की गुणवत्ता में आते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, ध्वनि की गुणवत्ता। अगला सवाल देखिए 6 नंबर, तड़ित की चमक तथा गर्जन साथ साथ उत्पन्न होता है, लेकिन चमक दिखाई देने से कुछ सेकंड बाद गर्जन सुनाई पड़ती है, ऐसा क्यों। इसका कारण सिंपल है, क्योंकि प्रकाश की चाल जो है वो ध्वनि की चाल से कहीं ज़्यादा है वायु में। आपका आंसर होगा, इसका मुख्य कारण है प्रकाश का चाल उच्च होना। प्रकाश की चाल वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, जबकि ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड है। परिणाम स्वरूप प्रकाश ध्वनि के पहले दिखाई पड़ता। इसके बाद देखिए 7वां क्या है, किसी व्यक्ति का औसत श्रव्य दाब जो परास है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है। इन दो आवृत्तियों के लिए ध्वनि तरंगों का तरंगदैर्ध्य हमें यानी लैम्डा ज्ञात करना है। वायु में ध्वनि का वेग हमें इतना लेकर, तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, काफ़ी ध्यान से समझना है। दिया गया मान वायु में ध्वनि का वेग हमें कितना लेना है, 344 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, श्रव्य परिसर का आवृत्ति पहला देखिए कितना है, 20 हर्ट्ज है, ये 20 हर्ट्ज हो गया। दूसरी आवृत्ति कितनी है, 20 किलो हर्ट्ज है, तो इसको हर्ट्ज में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 20 हर्ट्ज। ठीक है, अब इसके बाद स्थिति 1 हम लेंगे, जब आवृत्ति यानी पहले आवृत्ति पर हम निकालेंगे तरंगदैर्ध्य। जब आवृत्ति 20 हर्ट्ज हो तो तरंगदैर्ध्य लैम्डा इक्वल टू वेग बटे आवृत्ति। ये कैसे होता है, तरंगदैर्ध्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने पढ़ा है, देखिए यहाँ से वेग इक्वल टू तरंगदैर्ध्य इंटू आवृत्ति। जब हमें तरंगदैर्ध्य निकालना है, ये गुणा वाली संख्या है तो इस तरफ आ जाएगी, तो वेग बटे आवृत्ति हो जाएगा, तरंगदैर्ध्य इक्वल टू, तो यही हमने प्रयोग किया। तो वेग कितना है, 344 है और आवृत्ति कितनी है, 20 है, तो कैंसिल आउट होगा, तो हम भाग लगाएंगे तो 17.2 मीटर आ गया। मीटर क्यों, क्योंकि तरंगदैर्ध्य का ऐसा ही मात्रक मीटर में इसे गणना की जाती है। ये पहला स्थिति हो गया। ठीक है, अब दूसरी स्थिति में देखिए, जब आवृत्ति कितनी है, 20,000 हर्ट्ज है, आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज हो तब तरंगदैर्ध्य हमें निकालना है, तो वही फार्मूला वेग बटे आवृत्ति, वेग वही रहेगा 344, आवृत्ति 20,000। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 0.0172 मीटर। ठीक है, तो दोनों आवृत्तियों के लिए तरंगदैर्ध्य ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, दोनों एक साथ आपको लिख लेना है। इसके बाद 8वां देखिए क्या है, दो बालक किसी एल्युमिनियम पाइप के 2 सिरों पर हैं। एक बालक पाइप के एक सिरे पर पत्थर से आघात करता है
दूसरे सिरे पर स्थित बालक का वायु तथा एल्युमिनियम से होकर जाने वाली धारी तरंगों द्वारा जो समय लगता है उसका अनुपात ज्ञात करना है। इस पर सवाल को पहले आप समझिए। ये देखिए क्या है, ये एक एल्युमिनियम का पाइप है, इसकी लंबाई नहीं दी गई है, ठीक है। यहाँ पे एक बालक है और यहाँ पे एक बालक है ऊपर, ठीक है, दोनों सिरों पर है एक एक बालक। तो यहाँ से ये बालक एल्युमिनियम पाइप को क्या करता है, आघात मारता है, यानी चोट मारता है। तो चोट मारता है तो ध्वनि तरंग एक बार एल्युमिनियम पाइप से होकर जाती है और एक बार वायु से होकर जाती है, तो इसको कानों तक पहुँचती है। वायु द्वारा जो कान में गई और एक एल्युमिनियम द्वारा जो कान में गई, तो दोनों का समय लगा, तो यही समय का अनुपात हमें ज्ञात करना है, ठीक है। समझ में आ गया। तो माध्यम कौन है, एक ध्वनि वायु से होकर जाती है और एक ध्वनि धातु यानी एल्युमिनियम से होकर जाती है। तो हम जानते हैं कि ध्वनि की चाल हर एक माध्यम में अलग अलग होती है, वायु में अलग होगी, एल्युमिनियम में अलग होगी, एल्युमिनियम में ज़्यादा होगी क्योंकि ये धातु है, धातु में ज़्यादा होती है, ठीक है, ध्वनि की चाल। तो हम ऐसे हल करेंगे, देखिए काफ़ी ध्यान से समझिए। दिया गया मान, वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड होती है, एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल 6420 मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। और माना पाइप की लंबाई हमने कितना माना, यहाँ पे पाइप लगा देते हैं, तो पाइप की लंबाई हमने मान लिया L, ठीक है। अब इसके बाद स्थिति 1 देखिए, वायु से एक बालक से दूसरे बालक तक, वायु से एक बालक से दूसरे बालक तक ध्वनि जाने में लगा समय T1 कितना होता है, समय का फॉर्मूला दूरी बटे चाल, दूरी हमने यानी लंबाई L है और चाल कितनी है वायु में 346। ये समीकरण 1 हो गया, स्थिति 1 में हो गया। समीकरण दूसरा, एल्युमिनियम से होकर ध्वनि एक बालक से दूसरे बालक तक जाने में लगा समय T2 समय, दूरी बटे चाल, लंबाई L है और एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल 6420, ठीक है, मीटर। ये दूसरा समीकरण, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, भाग लगाएंगे T1 बटे T2। T1 कितना है 1 L बटे 346 और T2 L बटे 6420, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो ये पलट गया, L और L कैंसिल आउट, तो हम भाग लगाएं 6420 में 346 से 18.55, L और L कैंसिल आउट तो बचा 1, तो T1 और T2 का अनुपात हुआ 18.55 अनुपात 1, ठीक है। ये दोनों माध्यमों में ध्वनियों का अनुपात का समय निकल के आ गया। समझ में आ गया आपको ये सवाल? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 क्या है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, 1 मिनट में यह कितनी बार कंपित करेगा। काफ़ी सिंपल सवाल है ये। तो आवृत्ति क्या होती है, एक सेकंड में दोलनों की संख्या आवृत्ति होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 सेकंड में कितना है, 1 सेकंड में 100 हर्ट्ज है, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 100 में 60 से गुणा कर देंगे तो 6000 आ जाएगा, हर्ट्ज आ जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे, दिया गया मान आवृत्ति 100 हर्ट्ज, तो 1 सेकंड में 100 हर्ट्ज हो गया, ठीक है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में कितना होगा, 100 इंटू 60 यानी 6000 हर्ट्ज हो गया। यह आवृत्ति निकल के आ गई। समझ में आ गया आपको? तो हम यहाँ पे हर्ट्ज ना लिखे, हम यहाँ पे लिखेंगे दोलनों की संख्या, ठीक है। दोलनों की संख्या कितनी है, 6000 हो गई। अगला सवाल देखिए 10 नंबर, क्या ध्वनि परावर्तन के उन्हीं नियमों का पालन करती है जिसका प्रकाश की तरंग करती है, इन नियमों को बताइए। जी बिल्कुल करती है, वही नियम का पालन करती है। तो वो हमें लिखना है ध्वनि का परावर्तन के नियम को। आइए लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है, हाँ ध्वनि भी प्रकाश के परावर्तन के नियम की तरह ही नियम पालन करती है। तो ध्वनि के परावर्तन के 2 नियम होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, आपतित ध्वनि, परावर्तित ध्वनि और आपतन बिंदु से परावर्तन सतह पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आपतित ध्वनि, परावर्तित ध्वनि और ये आपतन बिंदु पे डाला गया अविलंब एक ही समतल में होते हैं, यानी ये तीनों क्या है, ये नीचे की तरफ ही हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा नियम कहता है आपतन कोण, अविलंब और आपतित ध्वनि की जो दिशा रेखा जो कोण बनता है और परावर्तन कोण, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कौन सा है, ये रहा आपतित और अविलंब, ये आपतन कोण हो गया और ये परिवर्तित, ये अविलंब, ये क्या होगा, ये परिवर्तन कोण हो गया। ये दोनों क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया, बस यही आपको लिखना है।
इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 11, ध्वनि एक स्रोत किसी परावर्तक सतह के सामने रखने पर उसके द्वारा प्रदत्त ध्वनि तरंगों की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। यदि स्रोत एवं परावर्तक सतह की दूरी स्थिर रहे, किस दिन परवर्ती प्रतिध्वनि यानी इचो अधिक सुनाई देगी? तो पहला देखिए क्या है शर्त, जिस दिन तापमान अधिक हो, और दूसरा जिस दिन तापमान कम हो। तो ये आपका आंसर क्या होगा, जिस दिन तापमान अधिक हो। तापमान के बढ़ने से प्रतिध्वनि भी बढ़ जाती है, जल्दी सुनाई पड़ती है। ठीक है, तो आपका आंसर कैसे हमें लिखना है, तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, जिस दिन तापमान अधिक हो। अधिक तापमान के दिन प्रतिध्वनि शीघ्र सुनाई देगी, क्योंकि प्रतिध्वनि समय ध्वनि की चाल की क्या होती है, अनुमान में वृद्धि होने से उसके माध्यम में ध्वनि चाल में भी बढ़ती है। प्रश्न क्रमांक 12 देखिए, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के दो व्यवहारिक उपयोग हमें लिखना है। तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कई उपयोग हैं। पहला आपको उपयोग लिखना है, डॉक्टरी स्टेथोस्कोप की नली में ध्वनि की बहुलित यानी लगातार परिवर्तन के उपयोग होता है। हमारे धड़कन से धड़कन ध्वनियों का रक्त संचालन, ध्वनि इतनी धीमी होती है कि हम इसे, तो इसके बिना कान सटाए हम इसे सुन नहीं सकते। तो पहला उपयोग हो गया डॉक्टरी स्टेथोस्कोप, और दूसरा हो गया हॉर्न, बिगुल, मेगास्कोप, लाउड स्पीकर आदि का डिजाइन इस प्रकार होता है कि आरंभ में इस ध्वनि की सभी दिशाओं में नहीं फैलते। इन यंत्रों में लगी नली से एक सिरे पर शंखनुमा चौड़े मुंह जैसा बना दिया जाता है। नली के अंदर सभी जो दीवारों से ध्वनि तरंगों की बहुलित क्या होता है, परिवर्तन होता है, और इसे एकजुट होने के कारण ध्वनि तरंग प्रबलता अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये पहला और ये दूसरा उपयोग हो गया इन सारी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13, 500 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से एक पत्थर मीनार के आधार पर स्थित एक पानी के तालाब में गिराया जाता है। पानी में इसके गिरने की ध्वनि की चोटी पर कब सुनाई देगी? तो आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पे समझिए, 500 मीटर ऊंची किसी मीनार, तो यहाँ पे हम मीनार बनाते हैं जिसकी लंबाई कितनी है, 500 मीटर है। ठीक है, यहाँ से मीटर से यानी इस ऊंचाई से एक पत्थर नीचे गिराया जाता है। नीचे तालाब है, यहाँ आधार पे गिराया जाता है। ठीक है, नीचे तालाब है, तो पत्थर तालाब में गिरता है, तो इसकी ध्वनि मीनार की फिर चोटी तक ऐसे पहुँचने में कितना समय लगता है? यहाँ पे मीनार की ऊंचाई 500 मीटर है। मीनार की ऊंचाई हम जी लेंगे, जी हमें कितना लेना है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और ध्वनि की चाल हमें कितनी लेनी है, हमें ध्वनि की चाल लेनी है, यहाँ पे देखिए कितना है, 340 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए, चोटी से पानी की सतह तक पत्थर को जाने में लगा समय कितना है, t1 हमने माना, और यहाँ पे हम h के स्थान पे s लेंगे, क्योंकि यहाँ पे गति के दूसरे समीकरण का हम प्रयोग करेंगे। देखिए गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, दूसरा समीकरण होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक स्थान पर हम जी लेंगे जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे मान हम रखते हैं h के स्थान पे कितनी है, दूरी 500 है। ठीक है, u प्रारंभिक वेग कितना है, पत्थर का प्रारंभिक वेग है 0, और t1, तो ये t1 हो गया 1/2। जी के स्थान पे कितना होगा, 10 लिया जाएगा। ठीक है, 10 लेना है, और t नहीं दिया गया, इसका मतलब ये t1 होगा, t1 स्क्वायर 500, ये 5 दूनी 10, ये 5 से कैंसिल आउट हुआ, और यहाँ पे कितना बचा टोटल 5, और ये t1 स्क्वायर, ये 5 से गुणा होगा ये t1, तो t1 स्क्वायर। ठीक, और ये गुणा वाली तो भाग में चली जाएगी, 500/5 यानी 100। अब यहाँ पे हम वर्ग का उस तरफ पक्षांतर करें तो ये वर्गमूल हो गया, तो 100 का कितना होता है 10। तो ऊपर से नीचे जाने में कितना समय लगा पत्थर को, 10 सेकेंड। अब इसके बाद, अब पानी से टकराने के बाद उस ध्वनि को मीनार तक चोटी में पहुंचने में कितना समय लगा, अब वो समय हम ज्ञात करेंगे। कितना होता है समय का फार्मूला, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है मीनार की ऊंचाई 500, चाल कितनी, हमें कितना लेना है, हमें लेना है, देखिए कितना चाल हमें लेना है ध्वनि में, चाल कितना लेना है वायु में ध्वनि की, 340 हम लगाएंगे। तो यहाँ पे हम हल करते हैं, तो ये आएगा हमारा 1.4 सेकेंड। ठीक है, 1.4 सेकेंड आएगा। तो कुल समय कितना लगा, पहले 10 सेकेंड नीचे जाने में, फिर नीचे से ध्वनि को ऊपर जाने में, फिर हम जोड़ देंगे 1.47, यानी 11.47 सेकेंड लगता है कुल समय। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 14 क्या है, एक ध्वनि तरंग 339 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 1.5 सेंटीमीटर हो तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी, क्या ये श्रव्य होगी, ये बताना है। तो सबसे पहले जो दिया गया मान है वो पहले हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ध्यान से समझना है। दिया गया मान, ध्वनि की चाल 339 मीटर प्रति सेकंड,
तरंग दैर्ध्य लैम्डा कितना है 1.5 सेंटीमीटर, लेकिन ये मीटर में लिया जाता है तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, 100 से भाग लगाएंगे तो 15/1000 मीटर। ठीक है। आवृत्ति हमें ज्ञात करना है, आवृत्ति कितनी होगी, आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है, वेग बटे तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसी से सब होगा। देखिए यहाँ पे वेग इक्वल टू तरंग दैर्ध्य इंटू आवृत्ति, तो हमें आवृत्ति ज्ञात करना है, ये गुणा में है तो इस तरह भाग में आ जाएगी, तो वेग बटे तरंग दैर्ध्य हो जाएगा आवृत्ति इक्वल टू। ठीक है, इस तरीके से वेग कितना है 339। ठीक है, और तरंग दैर्ध्य कितना है, तो यहाँ पे देखिए 15 में 1000 से भाग लगाएंगे तो इतना 3 अंकों पे पॉइंट आ गया, तो ये पॉइंट हम ऊपर भेज देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, तो बटे में 15। ठीक है, ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा आपका 2200-600 हर्ट्ज़। तो ये क्या है, ये 20,000 से ज़्यादा है, तो आपको लिखना है चूँकि ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज़ से अधिक है तो ये क्या होगी, श्रव्य नहीं होगी, हम इसे सुन नहीं पाएंगे। ये अब समझ में आ गया। इसके बाद देखिए 15 नंबर, अनुकरण क्या है, इसे कैसे कम किया जा सकता है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे, बड़े सभा भवन या बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि, ठीक है, भवन की दीवारों में बार बार परावर्तित होने के कारण मूल ध्वनि के समाप्त हो जाने के बाद भी कुछ समय तक बनी रहती है, इसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि का गूंजना कहते हैं। आपने देखा होगा बड़े हॉल में जब बोलते हैं तो ध्वनि गूंजती है कुछ बोलने के बाद भी, अत्यधिक कम न हो जाए कि सुनाई ही नहीं दे। ठीक है, तो ध्वनि की इस बार बार परिवर्तन के कारण ध्वनि निर्बद्ध होता है, इसे अनुकरण कहते हैं। यानी इसे कम करने के लिए सभा भवन या बड़े हॉल में उसकी दीवारें या छतों पर वैसे पदार्थ जैसे फाइबर बोर्ड अथवा बड़े बड़े पर्दे लगे होते हैं। सभा भवन में बैठने के लिए बड़ी सीटों के पदार्थ भी ऐसे चुने जाते हैं जो ध्वनि का अवशोषण कर सके। ठीक है, तो ये इसके उपाय हो गए अनुकरण को कम करने के। इसके बाद 16 नंबर देखिए, ध्वनि की प्रबलता का क्या अभिप्राय है, यह किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो आपको आंसर लिखना है, ध्वनि की प्रबलता यानी लाउडनेस इसका वह गुण है जिसके कारण यह कान को धीमी अथवा तेज सुनाई पड़ती है, ये कान की सुग्राहिता होती है। वस्तुतः ध्वनि की प्रबलता कान से उत्पन्न एक संवेदना है जिसके आधार पर ध्वनि को तेज और धीमी को हम धीमी कहते हैं। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता है मूल रूप से श्रोता के कान की सुग्राहिता पर निर्भर करती है। ये कारक हो गए। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि के आयाम से जानी जाती, जितना आयाम ज़्यादा होगा, ठीक है, ऐसे ऊंचाई ज़्यादा होगी तो ध्वनि ज़्यादा क्या होगी, प्रबल होगी, और ये कम होगा तो ध्वनि की प्रबलता कम होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए कम आयाम है तो प्रबलता कम होगी, ज़्यादा आयाम है तो प्रबलता ज़्यादा होगी। संबंधित इसलिए प्रबल ध्वनि में ऊर्जा अधिक होती है और मृदु ध्वनि में कम होती है, और साथ ही साथ ध्वनि की जो प्रबलता है वो आयाम पर निर्भर करती है। ये चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पारा ध्वनि का उपयोग किस प्रकार करता है, वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे, चमगादड़ द्वारा उत्पन्न उच्च तरंग की पराध्वनि स्पंद अवरोध या कीटों से परिवर्तित होकर चमगादड़ के कानों तक पहुँचता है। इस परिवर्तित संवेदनों को यानी संकेतों को प्रकृति से चमगादड़ को पता चलता है। ठीक है, अवरोध या कीटो कहाँ पर है और किस प्रकार का है, बड़ा है छोटा है। पारफाइज मछलियाँ भी अंधेरे में संचालन और भोजन की खोज में पराध्वनि का उपयोग करती हैं, तो इसी तरीके से ये उत्पन्न करता है। ठीक है, समझ में आ गया। क्रमांक 18 देखिए, वस्तुओं को साफ करने के लिए पाराध्वनि का उपयोग कैसे करते हैं। तो आपको यहाँ से करना है, पाराध्वनि प्रायः उन भागों को साफ करने में उपयोग की जाती है जिस पर पहुँचना कठिन हो, जैसे सर्फी लेवल आकार नली, विषय आकार के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक अवयव इत्यादि। जिन वस्तुओं को साफ करना होता है उसे साफ करने वाले मार्जिन विलयन में डालते हैं और इस विलयन में पाराध्वनि तरंग भेजी जाती है। उच्च आवृत्ति के कारण धूल, चिकनाई अथवा गंदी कण अलग होकर नीचे गिर जाते हैं और इस प्रकार पूर्णतः साफ हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए 19 नंबर, सोनार की कार्यविधि तथा उपयोग का वर्णन करें। तो हम यहाँ से लिखेंगे, समुद्र जहाज समुद्र की गहराई मापने या समुद्र में छिपे वस्तु जैसे पनडुब्बी इत्यादि का पता लगाने के लिए प्रतिध्वनि का उपयोग करते हैं। इस तकनीक को क्या कहा जाता है, सोनार कहा जाता है, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, ठीक है, कहा जाता है। जहाज पर से श्रव्य या पाराश्रव्य संकेत, ध्वनि संकेत समुद्र तल की ओर भेजा जाता है। ध्वनि संकेत को भेजने और उससे परिवर्तन के बाद ध्वनि प्रतिध्वनि। देखिए प्रश्न क्रमांक 20, एक पनडुब्बी पर लगी एक सोनार युक्ति संकेत भेजती है और उसकी प्रतिध्वनि 5 सेकंड पश्चात ग्रहण करती है।
यदि पनडुब्बी से वस्तु की दूरी 3625 मीटर हो तो ध्वनि की चाल की गणना करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? ध्वनि की चाल ज्ञात करना है। तो आइए हल करते हैं। तो यहाँ पे समझिए, सबसे पहले दिया गया मान, दूरी कितनी है? 3650 मीटर। प्रतिध्वनि का समय कितना है? 5 सेकंड है। ध्वनि की चाल ज्ञात करना है। चाल का फार्मूला दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? देखिए दिया गया है 3625 मीटर, ठीक है। तो ये प्रतिध्वनि है, एक बार जाने में और एक बार वापस आने में सुनार जो, ठीक है। तो ये प्रतिध्वनि दूरी दुगनी हो जाएगी। तो हम यहाँ से 2 से गुणा लगाएंगे, ठीक है। तो 2 से गुणा लगाएंगे तो और बटे में समय कितना है? 5। तो ये 725 से कैंसिल आउट होगा। 725 इंटू 2 1450 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या है? 1450 मीटर प्रति सेकंड उस ध्वनि की चाल है पानी में, ठीक है। ये निकल के आ गया। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 21, किसी धातु के ब्लॉक में दोषों का पता लगाने के लिए पाराध्वनि का उपयोग कैसे किया जाता है, हमें वर्णन करना है। तो यहाँ पे समझिए, पाराध्वनि का उपयोग धातु के में दोषों का पता लगाने के लिए बॉक्स में, तो आपको लिखना है पाराध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉकों के दरारों अन्य दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से हमें करना है, ठीक है, यहाँ तक लिखना है और फिर यहाँ से करना है। पाराध्वनि तरंगें धातु के ब्लॉक से गुजारी जाती है और प्रेषित तरंगों का पता लगाने के लिए ससूचक का उपयोग किया जाता है। यदि थोड़ा सा भी दोष होता है तो पाराध्वनि तरंगें परिवर्तित हो जाती है, ठीक है, जो क्या दर्शाता है? दोष को बताता है। अगर चली जाती है तो दोष नहीं होता। यहाँ देखिए, गुजारी जाती है, सीधे निकल गई तो इस भाग में कोई दोष नहीं, लेकिन यहाँ से टकराकर इस दोष में वापस आ गई तो इसका मतलब यहाँ पे कोई दोष है। समझ में आ गया? ये आपको लिखना है। और आप चाहे तो ये भी इसका आंसर कर सकते हैं, दोनों एक ही हैं, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद देखिए सेशन का आखिरी सवाल 22, मनुष्य के कान किस प्रकार कार्य करता है, यानी कार्य सिद्धांत का वर्णन करना है। कैसे कार्य करता है, विवेचना हमें करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है, कान मानव के अति संवेदन युक्ति है, ठीक है, जिसे कर्ण कहते हैं, कान कहते हैं, जिसकी सहायता से हम सुन पाते हैं। यह श्रवणीय आवृत्तियों द्वारा वायु में होने वाले दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में बदलता है, जो श्रवण तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचाता है। तो मानव कान के कार्य निम्नलिखित हैं, ठीक है, ये है, मस्तिष्क तक पहुंचाता है। और इसके बाद आपको लिखना है कार्य विधि। तो इतना लिखते हुए आपको यहाँ से करना है कार्य विधि में, बाहरी कान जिसे कर्ण पल्लव कहते हैं, ये बाहरी कान है, इसे कर्ण पल्लव कहा जाता है। यह परिवेश से ध्वनि को इकट्ठा करता है और इकट्ठा ध्वनि को ध्वनि श्रवण नलिका से गुजारता है। यही रहा ध्वनि श्रवण नलिका, ठीक है। ध्वनियों को इकट्ठा किया और इसमें भेज दिया, ठीक है। और इसी तरीके से ये सारे अंगों की रचना दी गई है, तो वो सारे आपको लिखना है, ठीक है, ये सारा आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये प्रश्न